था तो मैंने बताया था कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिसने 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया। 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो विश्वास पात्र होता है जिसका नाम था दौलत खां लोदी। याद रखेंगे, ये जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक जिसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो उसका ये जो है ना काफी विश्वास पात्र था दौलत खां लोदी। तो जो दिल्ली के अमीर सरदार होते हैं वो लोग जो है दौलत खां लोदी को दिल्ली की सत्ता संभालने का निवेदन करते हैं और ये खुद भी जो है दिल्ली का सत्ता प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जो तैमूर लंग था जिसने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में भारत में आक्रमण किया था और जब वो भारत से वापस लौट रहा था तो उसने अपने जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया था खिज्र खां को। ये जो खिज्र खां है इसको अपने जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त करके खुद जो है अपने देश समरकंद लौट गया था। तो खिज्र खां, तो ये जो खिज्र खां था ना उस समय मुल्तान का शासक था। मुल्तान में ये शासन कर रहा था जो पाकिस्तान में है। तो जैसे ही इसको पता चलता है कि दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई है और जो दौलत खां लोदी है ये सत्ता हथियाना चाहता है, तो ये जो खिज्र खां है ये अपना दावा ठोक देता है कि तैमूर लंग ने जो है मुझको यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया है तो ये पूरा जो क्षेत्र है तैमूर का है। तो जो खिज्र खां है वो जो है मुल्तान से दिल्ली की ओर बढ़ता है, दिल्ली में आक्रमण कर देता है और 1413 ईस्वी में दौलत खां लोदी और खिज्र खां के बीच जो है युद्ध होता है जिसमें दौलत खां लोदी हार जाता है, मारा जाता है और जो खिज्र खां है उसका दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और वो जो है उसके बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठता है। मतलब कि जो 1412 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई वहां पर तुगलक वंश का अंत हो गया। लेकिन खिज्र खां की शुरुआत कब होती है? 1414 ईस्वी में, जब खिज्र खां दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं अब खिज्र खां के विषय में। तो देखिए ये जो खिज्र खां था, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो है मुल्तान का शासक था। खिज्र खां मुल्तान का शासक था और इसने जो है दिल्ली में आक्रमण करके दौलत खां को परास्त करके यहाँ की सत्ता प्राप्त की। तो देखिए इससे पहले जितने भी शासक हुए, चाहे गुलाम वंश के शासक हों, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सभी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ये सब जो है सुल्तान कहलाते थे। लेकिन खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। इसने जो है सुल्तान के जो मतलब सुल्तान के उपाधि धारण न करते हुए दूसरी उपाधि धारण की थी जो है रैयत ए आला। याद रखेंगे, रैयत ए आला, यह उपाधि इसने धारण की थी। और ये जो है ना खिज्र खां स्वयं को दिल्ली का वास्तविक शासक नहीं मानता था। ये जो है खुद को तैमूर लंग के पुत्र जिसका नाम था शाहरुख, तैमूर लंग के पुत्र का नाम था शाहरुख, उसका प्रतिनिधि शासक मानता था। तो ध्यान रखेंगे, इसने जो है खुद के नाम से सिक्के भी जारी नहीं किए। इसने जो सिक्के जारी किए थे ना उसमें तुगलक वंश के शासकों का नाम होता था। इसके अलावा खिज्र खां ने तैमूर लंग और शाहरुख के नाम के खुतवे पढ़वाए थे। जो मुस्लिम धर्म में जो खुतवा पढ़वाया जाता है ना, तो इसने अपने नाम का खुतवा न पढ़वा करके तैमूर लंग और उसके बेटे शाहरुख के नाम का खुतवा पढ़वाया था। तो इस प्रकार से ये जो खिज्र खां है ये दिल्ली में स्वतंत्र शासन नहीं कर रहा था, ये खुद को जो है शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि खिज्र खां के शासन काल में जो दिल्ली सल्तनत है वो जो है तैमूर लंग के अधिकार में था। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो खिज्र खां है ना, जो तैमूर का पुत्र है शाहरुख, उसको वार्षिक कर भी भेजा करता था बाकायदा। तो इस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत है वो शाहरुख का करद राज्य हो गया। देखिए इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दक्षिण में वारंगल, उसके बाद अपना देवगिरी, इन सब को जीत करके अपना करद राज्य बना लिया था। मतलब कि वहां उसने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, लेकिन वहां के जो राजा थे स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर भेजा करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से खिज्र खां ये भी जो है शाहरुख को वार्षिक कर भेजा करता था। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं वो दिल्ली सल्तनत को संभाल नहीं पाते हैं और दिल्ली सल्तनत जो है एकदम सिमटने लगता है। उसके जो सभी क्षेत्र हैं एक एक करके स्वतंत्र होने लगते हैं और नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय तक तो दिल्ली का जो क्षेत्र है वो दिल्ली तक ही सिमट करके रह जाता है। लेकिन जब खिज्र खां ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है ना,
तो इसके समय में दिल्ली और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा जो मुल्तान है, पंजाब है, भटिंडा है, इधर आपका दीपालपुर है, सिंध, लाहौर, ये सब भी जो है इसके समय में दिल्ली सल्तनत का अंग थे। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए जब तैमूर लंग भारत में लूटपाट करके वापस जा रहा था तो उसने खिजर खां को जो है मुल्तान का शासक बनाया। इसके अलावा जो तैमूर लंग था उसने पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत रखा था, दीपालपुर को जीता था, लाहौर, भटिंडा, ये सब को जीता था, सिंध को जीता था। तो वो सब जो है खिजर खां को देकर के चला गया था। तो जब खिजर खां दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो ये सब जो स्थान है फिर से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसके समय में जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था उसकी तुलना में थोड़ा इसका जो साम्राज्य है, राज्य है, थोड़ा बड़ा था, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं था। खिजर खां ने कटेहर, इटावा, खौर, कन्नौज, ग्वालियर, बयाना, मेवात, बदायूं इनको जीतने का प्रयास किया, लेकिन इसमें उसको असफलता ही प्राप्त हुई। ये सब जो है दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जो कि स्वतंत्र हो गए थे, तो इनको वो जो है फिर से जीतने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। इसको जो है राजस्व वसूल करने के लिए भी अपने सैनिकों का सहारा लेना पड़ता था। मतलब कि राजस्व वसूलने में जो है बहुत दिक्कतें आती थी, तो सेना के माध्यम से राजस्व एकत्रित किया जाता था। एक इतिहासकार है फरिश्ता, उसने खिजर खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक बताया है। जब 1421 में खिजर खां की मृत्यु हो जाती है तो जो दिल्ली की जनता है, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो सब जो है काले वस्त्र धारण करते हैं खिजर खां की मृत्यु का शोक मनाने के लिए। मतलब कि वो लोग जो है इसकी मृत्यु से बहुत अधिक दुखी होते हैं। जैसा कि फरिश्ता ने लिखा है कि ये बहुत अधिक न्यायप्रिय और उदार शासक था। तो इस प्रकार से 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। खिजर खां के बाद सैयद वंश का दूसरा शासक हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह जो कि 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी उपाधि याद रखेंगे शाह। इसने जो है शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। इसके अलावा इसने खुद के नाम के खुतबे भी पढ़वाए। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है शाहरुख के अधीनता को स्वीकार नहीं करता था। मतलब कि ये जो है खुद को स्वतंत्र कर लेता है और जो कर भेजा जाता था शाहरुख को वो अब जो है बंद कर दिया जाता है। तो सैयद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? मुबारक शाह, क्योंकि इसने अपने नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम से खुतबे भी इसने पढ़वाए थे। तो इस प्रकार से प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ ये। तो विदेशी सत्ता से जो है ये मुक्त हो गया। उसके बाद देखिए इसके समय में भटिंडा और दोआब, वहां पर विद्रोह हुआ। भटिंडा और दोआब, भटिंडा जो कि पंजाब में है और दोआब जो कि अपना जो गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है वो भी जो है इस समय तक इनके अधिकार में आ गया था। तो वहां पर जो है विद्रोह हुआ जिसको कि इसने सफलतापूर्वक उसका क्या कहते हैं दमन कर लिया। मुबारक शाह ने अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया। इसने मतलब अपना जो भी बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का कोशिश किया था। इससे जो है सुल्तान के पद में वृद्धि हुई, क्योंकि देखो जो खिजर खां था वो तो खुद को सुल्तान नहीं मानता था, दूसरे के अधीन मानता था। और उससे पहले के जो शासक थे, मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो शासक थे उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये जो मुबारक शाह था इसने सुल्तान के पद में, जो सुल्तान के पद का जो महत्व है उसमें थोड़ा वृद्धि किया। मुबारक शाह के समय का एक महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो कि एक विद्वान था, एक लेखक था, इतिहासकार था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो ये जो है मुबारक शाह का समकालीन था और ये जो है मुबारक शाह ने इसको आश्रय दे रखा था, उसके दरबार में रहता था। इसकी रचना है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। इससे जो है मुबारक शाह के समय के विषय में जानकारी मिलती है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहता था? सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में रहता था। तो अब इसका अंतिम समय, मतलब कि ये इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका एक वजीर था जिसका नाम है सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क जो कि मुबारक शाह का वजीर था। तो इसने जो है धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर दी 1434 ईस्वी में। देखिए ये जो मुबारक शाह है ना, 1434 ईस्वी में अपने द्वारा स्थापित एक नगर मुबारकाबाद, इसने जो है अपने नाम से एक नगर स्थापित करवाया था। इसको भी याद रखेंगे, नगर का नाम क्या था? मुबारकाबाद। तो इस नगर का वो जो है निरीक्षण कर रहा था कि सही तरीके से बना है या नहीं। तो वो निरीक्षण कर रहा था। तो उसी समय जो है सरवर उल मुल्क जो कि इसका वजीर था उसने इसकी हत्या करवा दी।
तो इसके बाद जो है मोहम्मद शाह, वो जो है सैयद वंश का तीसरा शासक बना, जिसने 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह सैयद वंश का तीसरा शासक। तो इसके विषय में जान लेते हैं। तो ये जो मोहम्मद शाह है ना, इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन फरीद खां। मोहम्मद बिन फरीद खां याद रखेंगे अगर कभी पूछा जाता है तो। वैसे मोहम्मद शाह नाम से ये जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध था। तो ये जो है ना, जो मोहम्मद शाह है ये मुबारक शाह का भतीजा था। मुबारक शाह का भतीजा था मोहम्मद शाह। और जब ये सत्ता मतलब जब ये गद्दी में बैठता है मोहम्मद शाह, तो जो सरवर उल मुल्क था, जिसने पहले की सुल्तान मुबारक शाह की हत्या करवा दी थी, तो 6 महीने तक सरवर उल मुल्क ये जो है मोहम्मद शाह को अपने नियंत्रण में रखता है 6 महीने तक। तो 6 महीने तक मोहम्मद शाह जो है सरवर उल मुल्क के नियंत्रण में रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद मोहम्मद शाह क्या करता है, अपने जो राज्य के सेनापति, जिसका नाम था इसका नाम याद रखेंगे, कमाल उल मुल्क, सेनापति का नाम कमाल उल मुल्क, उसके साथ मिल करके जो है सरवर उल मुल्क की हत्या कर देता है और वो जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। कमाल उल मुल्क ये जो है मोहम्मद शाह का सेनापति था। तो दोनों मिलकर के जो है सरवर उल मुल्क की हत्या कर देते हैं 6 महीने बाद। उसके बाद ये जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन ये उतना योग्य शासक नहीं होता है, तो कुछ उतना खास नहीं कर पाता है। मोहम्मद शाह के समय की 2 महत्वपूर्ण चीजें याद रखेंगे। पहला, जो मालवा था ना, दक्षिण भारत मध्य भारत में, जो मध्य प्रदेश में है मालवा, वहां का शासक महमूद, वो जो है दिल्ली में आक्रमण करने की योजना बना रहा था और लगभग वो जो है आक्रमण करने ही वाला था। लेकिन इसी समय गुजरात का शासक वो जो है मालवा पर आक्रमण कर देता है, जिस कारण से मालवा का शासक महमूद वो जो है दिल्ली पर आक्रमण नहीं करता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, नहीं तो वो जो है बहुत शक्तिशाली था, तो हो सकता था वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता, क्योंकि उस समय इसकी स्थिति उतनी सही नहीं थी। मोहम्मद शाह की स्थिति उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसको याद रखेंगे। उस पर दूसरा है बहलोल लोदी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बहलोल लोदी का उत्थान होता है। बहलोल लोदी जो कि आगे चल करके सैयद वंश का अंत कर देता है। तो इसका उत्थान किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय। बहलोल लोदी जो है एक अफगान था, याद रखेंगे, और ये जो है मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था। और जो बहलोल लोदी है उसने मोहम्मद शाह के लिए बहुत कुछ किया हुआ था, इसका बहुत ज्यादा विश्वास पात्र था और मोहम्मद शाह ने इसको अपना पुत्र तक कहा था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र तक कह दिया था। तो इससे जो है इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। और ये जो है ना, बहलोल लोदी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का था, खुद जो है गद्दी हथियाना भी चाहता था। इसने तो एक बार दिल्ली में आक्रमण भी किया था यहाँ की सत्ता हथियाने के लिए, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंतिम समय में बहुत सारे विद्रोह होते हैं और ये जो है इन विद्रोहों का दमन करने में असफल होता है और बहुत सारे क्षेत्र जो हैं दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह की 1445 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सैयद वंश पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जिसने 1445 से 1451 तक शासन किया। कई सारे स्थानों में जो है 1451 की जगह 1450 भी दिया हुआ होता है। ये जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये मोहम्मद शाह का पुत्र था और ये जो है बड़ा आराम पसंद विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था अलाउद्दीन आलम शाह। इसका वजीर था जिसका नाम था हमीद खां। हमीद खां इसका वजीर था। लगभग 1450 के आसपास में क्या हुआ, जो अलाउद्दीन आलम शाह है उसका हमीद खां के साथ अनबन हो जाता है, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो हमीद खां को मरवाने का प्रयास करता है, उसको जो है जान से मारने का प्रयास करता है। तो ये चीज जो है हमीद खां को पता चल जाता है और हमीद खां क्या करता है, बहलोल लोदी जो मैंने पहले बताया, बहलोल लोदी जिसका उत्थान मोहम्मद शाह के समय हुआ था, जो कि इस समय मुल्तान का सूबेदार होता है। तो हमीद खां जो है बहलोल लोदी को दिल्ली आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और वो जो है बहलोल लोदी खुश हो जाता है, उसको मौका मिल जाता है। जो दिल्ली का वजीर है हमीद खां वो खुद उसको आमंत्रित कर रहा है, तो वो जो है बड़ा उत्साहित होकर के दिल्ली में आक्रमण कर देता है और जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है। जो बदायूं है ना, बदायूं, वहां भाग के छुप जाता है बदायूं में और वहीं पर उसकी जो है 1476 में मृत्यु हो जाती है। मतलब कि अपना जीवन पर्यंत वो जो है बदायूं में ही रहता है। अब जो बहलोल लोदी है वो दिल्ली में आक्रमण कर देता है और दिल्ली
पर अधिकार कर लेता है और 1451 में जो है खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर देता है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अंतिम राजवंश था लोदी वंश, उसकी स्थापना करता है। तो इस प्रकार से जो है सैयद वंश का अंत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें बस 4 ही शासक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप लोगों को याद रखना है जो कभी कभी परीक्षाओं में